विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम परंपरागत और आधुनिक उदारवाद का राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में जो विचार हैं उसका अध्ययन करेंगे। राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवादियों का सदैव ही एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा है और इस संबंध में उसकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। इस संबंध में उदारवाद के जो प्रमुख रूप बताए जा सकते हैं, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद मूल रूप से स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता ही रहा है। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को परंपरागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य में स्थान प्रदान किया है। शासन को व्यक्ति स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए लोग इस बात को कभी नहीं भूले हैं कि शासन शक्ति की मर्यादाएं निश्चित की जानी चाहिए ताकि शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध न हो सके। लोक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे और राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी उनके ये अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहे। लोग इस दृष्टि से प्रमुख उदारवादी हैं कि उनके दर्शन में व्यक्ति उसके महत्व और उसके हित चिंतन को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है। राजनीतिक उदारवाद को उसकी एक बहुत बड़ी देन धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत है। उसका विचार है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। व्यक्ति को छूट होनी चाहिए कि वह जो धर्म माने, चाहे जिस संप्रदाय का सदस्य रहे। इस प्रकार लॉक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति इतना अधिक जागरूक है कि उसके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया गया है। तो हॉबहाउस ने अपने जो उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में जो परंपरागत उदारवाद के 9 मूल सिद्धांत बताए हैं, जिनका अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो बताया है, जो परंपरागत उदारवाद का जो राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में जो विचार है या उसका जो सिद्धांत है वो है नागरिक स्वतंत्रता। यानी परंपरागत उदारवाद जो है नागरिक स्वतंत्रता पर बल देता है, सिविल लिबर्टी पर जो है जोर देता है। नागरिक स्वतंत्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती है और उनका कथन है कि व्यक्तियों को नहीं वरन कानून को प्राप्त होना चाहिए। मध्य युगीन की सामंती अवस्था में सामंत वर्ग के वर्गीय विशेष अधिकारों का बोलबाला था। व्यक्तियों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। सामंत वर्ग के द्वारा व्यक्तियों को मनमानी तरीके से सताया जाता, उन्हें कारागृह में डाल दिया जाता और उनकी संपत्ति छीन ली जाती थी। नागरिक स्वतंत्रता का आदर्श इस स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा जो परंपरागत उदारवाद का जो सिद्धांत है वो है वित्तीय स्वतंत्रता। मध्य युग के निरंकुश शासकों के द्वारा अनेक बार जनता पर मनमाने कर लगा दिए जाते थे। अतः नागरिक चेतना के उदय के साथ इस बात पर बल दिया गया कि नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाए जाएं। उदारवादी संपत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसलिए उसके द्वारा यह कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही हो सकता है। इसका अर्थ है कि उत्तरदायी शासन 18वीं सदी के अंत में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इसी प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ और उनका प्रसिद्ध नारा था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगला जो परंपरागत उदारवाद का सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादियों के द्वारा
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया है। उनके द्वारा शासकीय और धार्मिक निरंकुशता का विरोध करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में और स्वयं अपने संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। व्यक्तियों के जीवन और उनके रहन सहन में राज्य या समाज के अन्य व्यक्तियों का उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सामाजिक हित की दृष्टि से इस प्रकार का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक न हो जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और भाषण की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास और आराधना की स्वतंत्रता आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक स्वतंत्रता। उदारवादी चिंतन में सामाजिक स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व रहा है। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ है जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। विशेष प्रकार के पद, पेशे, व्यवसाय, उच्च शिक्षा की सुविधाएं और निगम अथवा समुदाय की स्वतंत्रता वंशानुगत गुणों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वरन उनके द्वार सबके लिए खुले होने चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता। परंपरागत उदारवाद के संदर्भ में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्तियों को आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मध्य युग के सामंती राज्यों ने भूमि, वस्तुओं तथा संपत्ति के क्रय विक्रय, भाड़े पर श्रमिक रखने तथा धन उधार लेने और देने पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। उदारवादियों ने उन्हें हटाने की मांग की और इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर, अपनाई जानी चाहिए। राज्य के द्वारा व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मुक्त प्रतियोगिता के विचार को अपना लिया जाना चाहिए। वस्तुओं के मूल्य और उनके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में संविद की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें अपनी आर्थिक उन्नति के लिए संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। पारिवारिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के गठन और पारिवारिक जीवन बिताने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके साथ ही स्त्रियों, विशेषकर विवाह तथा संपत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही उन्हें अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बच्चों को भी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत माता पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा होनी चाहिए और माता पिता को उनके शारीरिक और मानसिक नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। अगला है जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवादी विचारक राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे और भौगोलिक तथा प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। वे जातीय समानता का भी समर्थन करते थे, किंतु इस संबंध में एक विशेष और आपत्तिजनक बात यह देखने में आई है कि कुछ उदारवादी विचारकों के द्वारा किया गया जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन यूरोपीय राष्ट्रों तथा गोरी जातियों तक ही सीमित रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोधी रहा है और उसका विचार है कि शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर अधिकाधिक समीप आने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और अंतिम है राजनीतिक स्वतंत्रता। हॉबाउस के अनुसार उदारवाद की ये सबसे बड़ी विशेषता और देन थी। राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है और इसके अंतर्गत ये 4 चीजें सम्मिलित हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी
प्राप्त करने तथा उन पर स्वतंत्रता पूर्वक विवाद करने का अधिकार। इस प्रकार उदारवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पर्यायवाची है। परंपरागत उदारवाद के इन सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए ही इसे बहुत कुछ सीमा तक व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का विकास। उदारवादी दर्शन जो 19वीं सदी के मध्य तक उदारवाद का जो परंपरागत रूप प्रचलित रहा, लेकिन इसके बाद बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में जिस हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते थे, उस नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप निर्धन श्रमिक वर्ग के लिए उसके परिणाम निर्धन श्रमिक वर्ग के लिए बहुत अधिक बुरे हुए। यह बहुत अधिक जरूरी हो गया कि राज्य निर्धन व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह थी कि ब्रिटेन उदारवाद का घर रहा है और ब्रिटेन में मताधिकार क्रमशः व्यापक हो जाने के कारण किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह जरूरी हो गया कि राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए निम्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नवीन उदारवादियों के द्वारा यह कहा गया कि निर्धन, साधनहीन और अशिक्षित जनता अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकती और धनमानी वर्ग उनका शोषण करता है। अतः जनता के हित के लिए सभी संभव कार्य सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए। इस दृष्टि से उदारवादियों ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, मद्य निषेध, बच्चों तथा स्त्रियों के श्रम के अधिकाधिक नियमन, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था आदि का समर्थन प्रारंभ किया। इसके बाद उनके द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि राज्य के द्वारा व्यापार, वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना तथा बेकारी और बीमारी बीमा योजना को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार 19वीं सदी के मध्य तक तो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि का प्रतिपादन किया गया और उदारवादी इस विचारधारा के प्रतिनिधि थॉमस हिल के साथ हुआ, है ना। और इंग्लैंड जो है उदारवादी दल आज उदारवाद के इस रूप में ही विश्वास करता है। उदारवाद का यह नवीन रूप पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद के अधिक समीप है। आ गया समझ में? आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का विकास क्यों हुआ? क्योंकि परंपरागत उदारवाद का जो सिद्धांत था कि आर्थिक क्षेत्र में जो है व्यक्ति हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाना चाहिए, जिसके कारण जो है क्या हुआ कि धनी अधिक धनी हो गए और निर्धन होते गए। तो इससे जो असमानता की खाई बढ़ती गई, इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो, जिससे कि निर्धन व्यक्तियों का शोषण न हो सके और उसके द्वारा जो है स्कूलों की व्यवस्था की जाए, मद्य निषेध किया जाए, बच्चों और स्त्रियों के श्रम के अधिकाधिक नियमन किया जाए, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे कि जो है वास्तविक रूप में जो है निर्धन व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके। थॉमस हिल ग्रीन जो है वो आधुनिक उदारवाद के जनक माने जाते हैं और उन्होंने जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानते, वरन उसे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निर्वाह करने पर बल देते हैं, है ना। वो राज्य को एक नैतिक संगठन मानते हैं और मिल का विचार है कि राज्य का कार्य केवल रक्षा करना है, लेकिन ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। तो इस प्रकार दोनों में कितना अंतर है कि वो नकारात्मक लेते हैं राज्य का आवश्यक बुराई है और ये सकारात्मक लेते हैं कि राज्य का जो है पूरे जो है कर्तव्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है और नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर कर उसके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाना है।
तो इस दृष्टि से राज्य के द्वारा अज्ञानता, शराबखोरी, भिखमंगापन आदि बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो श्रमिक वर्गों के हितों की अधिकाधिक रक्षा करे और समस्त जनता को स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करे। ग्रीन ने राज्य के द्वारा सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की जो बात कही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उसने 20वीं सदी के एक जन कल्याणकारी राज्य की नींव डाली। उसने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी और संतुलनकारी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रकार हमने जो है इन दोनों ही विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। उदारवाद की आलोचना भी की जाती है कि इसने जो है इतिहास और परंपराओं को जो है उचित महत्व नहीं दिया है ना। और इसकी जो मानवीय जो बुद्धि के इतिहास परंपराओं को संबंध में अतीत से पूरी तरह संबंध तोड़ लेना संभव नहीं है और नहीं उचित। और आज का जीवन बहुत कुछ सीमा तक भूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। और इसमें मानवीय बुद्धि को जो अधिक महत्व प्रदान किया गया है और संयोग, ईश्वरीय इच्छा और संयोग की जो है उपेक्षा की गई है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया है ना। तो इसके भी गंभीर परिणाम सामने आए। तो इस प्रकार जो है ये उदारवाद जो राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, लेकिन जो वास्तव में राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं बल्कि यह उच्चतर मानवीय गुणों के विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील शाश्वत संस्था है ना। तो इस प्रकार आदर्शवादी और फासीवादी विचारक भी इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई है वह मानवीय जीवन को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में परिणित कर देगी और समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक हो गया है। यद्यपि उदारवाद की आलोचना की गई है, इसके बावजूद भी है ना यह तथ्य है कि 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में उदारवादी दर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली था और इसने राष्ट्रों के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमेरिका के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों के निवासियों के आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। मुक्त व्यापार पर बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के समीप आए और विश्व बाजार का निर्माण हुआ। इसमें धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक किया और धर्मनिरपेक्षता का मार्ग जो है प्रशस्त किया, जो आज के प्रगतिशील युग का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसने विशेषाधिकारों पर आधारित पुरातन व्यवस्था का अंत कर स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र का समर्थन किया। आज की संसदीय संस्थाएं और वयस्क मताधिकार का सिद्धांत इस उदारवादी दर्शन की ही देन है। इससे राष्ट्र के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन कर विभिन्न जातियों की राष्ट्रीय स्वाधीनता में महत्वपूर्ण योग दिया है। उदारवाद की एक और यह विशेषता रही है कि इसने बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव ही अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया है। यदि परंपरागत उदारवाद पूंजीवाद का सहायक दर्शन रहा है, तो आज का उदारवाद समाजवाद के समीप। धन्यवाद।